हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव पाठशाला। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था काइनेमेटिक इक्वेशन और एक्सेलरेशन के बारे में। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस की जो आपको बताया था वो यूजिंग ग्राफिकल मेथड था। अब हम आज जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो आपका कैलकुलस मेथड से रहेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन जो होगा किस मेथड से होगा? कैलकुलस मेथड से। मैं दोनों मेथड इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभार पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है पेपर में कि यूजिंग कैलकुलस मेथड बताइए या फिर यूजिंग ग्राफिकल। तो ग्राफिकल तो हो चुका है आपका, मैंने इजी तरीके से आपको बताया था। तो बहुत ही इजी है कैलकुलस मेथड भी। ठीक है, तो उसको समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स डू इट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलस मेथड। वाला कौन सा मेथड था? ग्राफिकल। ये कैलकुलस मेथड। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो थी। और जो कि किससे आई थी? रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के रिलेशन से आई थी। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखूंगा लेकिन इंस्टेंटेनियस का। तो क्या था? dv ओवर dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv ओवर dt। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस dt को यहाँ लेके जा रहा हूँ। a dt, ये हो गया आपका dv। आपने इंटीग्रेशन का, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इंटीग्रेशन का, कि जब भी मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ किसके भी रेस्पेक्ट में, ये मैंने दो क्वांटिटी मानी और ये मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरा जब भी आएगा तो हमारा क्या रहता है? यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन रहती है, तो यहाँ पर आपकी रहती है फाइनल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे ए तो ले चुका हूँ, यहाँ पे सी ले लेता हूँ। यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन, यहाँ फाइनल कंडीशन। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल फाइनल कंडीशंस के रेस्पेक्ट में क्या होता है? इंटीग्रेट होता है। तो सेम टू सेम जब मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ? इंटीग्रेशन ले रहा हूँ ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन साथ में समझाने चल रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो लिखा। उसके बाद में मैंने पार्शियल कर दिया इसको। पार्शियल में होता है इसको एक तरफ ले जाना, इसको एक तरफ ले जाना। तो इस dt को इधर ले आया a की तरफ, और dv को कहां ले गया? b की तरफ। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेशन ले रहा हूं बोथ साइड। तो जब भी मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो मेरे पास में क्या आती है? उसकी इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स आती हैं। तो जो मेरा, आप ध्यान से समझना कि जो टाइम है वो मेरा एक्चुअल में टाइम क्या था? वो मेरा टाइम था 0 से t। यही तो था। क्यों? क्योंकि जब मैंने, आपको ध्यान होगा ग्राफ में मैंने आपको बनाया था, तो मैंने एक लिया था कि एट t इक्वल टू 0 मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है। एक मेरी एट t इक्वल टू t पे, t2 पे मेरा जो वेलोसिटी है वो क्या है? v है। तो वही तो हुआ 0 से t। तो मेरा टाइम क्या हुआ? 0 से t। समझ में आई लिमिट? अब आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया है तो यहाँ पे भी आपको क्या लेनी पड़ेगी? लिमिट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मेरी वेलोसिटी देखो कहाँ से चेंज हो रही है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी इनिशियल, वो कहाँ तक गई? v तक। तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u था, वो कहाँ तक गया? v तक। तो ये मेरा क्या हो गया? dv। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब भी मैं dt का इंटीग्रेशन करूंगा तो जितना वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू आ जाती है, मतलब यहाँ t आ गया। और मैं लिमिट लगाता हूँ 0 से t ऐसे करके। वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया? v, और लिमिट आ गई u से v। अब मैं क्या करता हूँ? लिमिट कैसे रखूंगा? पहले t की जगह पे t रखूंगा, फिर 0। तो यहाँ पे t की जगह पहले t आ गया -0। ठीक है, वैसे यहाँ पे पहले v की जगह v आ गया, फिर -u। तो आपके पास ये क्या बन गया? at इज इक्वल टू v माइनस u। v u को इधर ले आओ तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? u प्लस at। ये देखिए आपका इक्वेशन आ गया। तो समझ में आया कैलकुलस मेथड? तो ये तो मुझे मोर इजी लगता है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, बस थोड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो मैंने आपको आराम से समझा दिया कि यहाँ पे लिमिट कैसे ली। लिमिट आपको दिख रही है यहाँ देखिए, टाइम की 0 से t लिया था, u से v हुआ, इसीलिए इसको 0 से t और u से v। इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल t अगर होता तब कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं तो सेम वेरिएबल आ जाएगा। वैसे यहाँ पे सेम वेरिएबल आ गया, 0 से t लिमिट रख दी, u से v लिमिट रख दी। लिमिट के लिए क्या करते हैं? a माइनस b, तो t की वैल्यू t रखी, फिर 0 रख के माइनस किया। वैसे यहाँ पे v की जगह पे v और u की जगह पे u, v माइनस u हो गया। इसको इधर ट्रांसफर किया और ये इक्वेशन। तो समझ में आएगा? तो ये होता है आपका कैलकुलस मेथड। अब मैं करता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था अपना? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
यही था। अब देखिए ध्यान से, तो इसको करने के लिए मैं क्या किया, मैं यहाँ पे लिखा वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है कि v फॉर वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, यही तो होता है। अब मैं क्या किया, इस dt को एक साइड लेके आया जैसा मैंने इधर किया था, तो ये vdt हो गया और इधर पे क्या हो गया आपका dx हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि कंसीडर जो आपका ऑब्जेक्ट था, वो जो ऑब्जेक्ट मूव किया है वो आपका इनिशियली एट एक्स नोड पे था, पोजीशन पे कहाँ था, एक्स नोड पे, और जो फाइनल पोजीशन था उसका वो आपका एक्स था। ठीक है, ध्यान से समझना है इस बात को। तो जब मैं इसके इंटीग्रेशन लूंगा, इंटीग्रेशन मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन, इधर भी मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो ले लिया, लेकिन इसका क्या लिखना है, लिमिट। तो सबसे पहले तो यहाँ टाइम है तो टाइम की लिमिट लिखूंगा, और टाइम हमेशा 0 से t जा रहा है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, हमेशा 0 से t रहेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था, x नोड पे, फाइनल कहाँ पहुंच गया, फाइनल मेरा कहाँ पहुंच गया, x पे, तो ये x नोड से कहाँ गया, x गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, क्या कि ज्यादातर बच्चे पता है क्या करेंगे, इस v को वैसे कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, लेकिन ये जो v है वो एक कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, t पे। और यहाँ पे हम t के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें v को क्या करना पड़ेगा, पहले चेंज करना पड़ेगा। तो इस v की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो u प्लस at यहाँ पे आएगा इसका v का वैल्यू, तो ये रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यही पे बच्चे क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू रखती नहीं है, वो सोचते हैं कि ये भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर v को ध्यान से देखें, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, अपनी टाइम। तो जब तुम टाइम के साथ में इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसको मैंने रिप्लेस किया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया u dt प्लस at dt, और यहाँ पे आपका आ गया x, और यहाँ पे लिमिट आ गई x नॉट से x। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो u है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो अब ये कांस्टेंट है, तो ये आपका आ गया ut। ठीक है, लिमिट 0 से t, और यहाँ पे आपका a बाहर आ गया। अब ध्यान से देखिए t dt का जो इंटीग्रेशन होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, t का आपका इंटीग्रेशन होता है वो नथिंग बट क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है, किसी भी पावर होता है, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो a t स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 0 से t, तो यहाँ लिमिट रख दूंगा तो x माइनस x नॉट आएगा सब में, यहाँ पे लिमिट रख दो सबकी, तो ये आ गया ut, ये आ गया 1/2 at स्क्वायर, ये आ गया आपका x माइनस x नॉट। इस x नॉट को इधर ले आओ, तो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at, ये होती है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप तो सर यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे x नोट जैसा कोई टर्म ही नहीं था, यहाँ पे x नोट का टर्म आ गया, तो वहाँ पे मैंने एक नोट लिखवाया था। क्या नोट लिखवाया था कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कैसा लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, मतलब जो हमारा मोशन हो रहा था वहाँ पे कैसा था, यूनिफॉर्म। लेकिन जब इसमें x नोट का टर्म आ गया तो यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा भी हो, आपकी सारी इक्वेशंस क्या होंगी, वैलिड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x नोट का टर्म अवेलेबल है। तो x नोट क्या होता है, ये इनिशियल पोजीशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब आई बात समझ में। तो ये थी पूरी कहानी, इसीलिए मैं वो नोट डलवाया था। आप इसमें नोट डालेंगे, इन कैलकुलस मेथड नोट डालेंगे, इन कैलकुलस मेथड इक्वेशंस दैट वी derive, जो हम derive करते हैं इक्वेशन, आर एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन। तो ये हमारा एडवांटेज होता है किससे डराइव करने का, कैलकुलस मेथड से डराइव करने का। ग्राफिकल मेथड में ये चीजें नहीं थी, लेकिन कैलकुलस मेथड में हमने जब डराइव किया तो अपने पास में ये टर्म आ गया, और यही टर्म सब कुछ कहानी बदल दिया। क्या कि अब चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, कोई भी मोशन हो, आप उसको बड़े ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि वहाँ का जो कंक्लूजन था यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा और शॉर्टकट में समझ में आया होगा, और ये दोनों ही मेथड आपको समझ में आए होंगे। अब मैं थर्ड इक्वेशन को डेराइव करता हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्राई करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में आपको क्या हो जाता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो जहाँ पे आपका x टर्म दिख जाए वहाँ मान लेना कि कैलकुलस मेथड में आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या कि अब यहाँ पे आपके दो डिस्प्लेसमेंट है, एक इनिशियल और एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है। x नोट आपका क्या है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और x को पता ही आपको फाइनल पोजीशन है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाता है, अपडेट इन कैलकुलस मेथड। अब कैसे आएगा ये चीज मैं ड्राइव करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, क्या पता है भाई, कि जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, dv ओवर dx, है ना, यही होता है, dv ओवर dt होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस dv में मैंने dx लगा दिया अपनी तरफ से, जब यहाँ लगाऊंगा तो एक ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे नीचे पहले ही से dt आई बस में। तो मैं कुछ नहीं किया, जो मैंने याद हो आपको एक्सीलरेशन को मैंने दो टर्म में बोला था कि हम एक्सीलरेशन क्या है एक्चुअल में, है क्या, वेरिएशन इन द वेलोसिटी जो है, लेकिन वहाँ वेरिएशन इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सीलरेशन हो जाता है, लेकिन एक्सीलरेशन वेलोसिटी का वेरिएशन अगर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे देख लेने में dv ओवर dx, ये fx ना चाहते हुए भी आ गया। तो ये हमने बनाया है कैसे, इस dv में मैंने क्या किया, dx और dx को ऊपर नीचे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हो गया। अब मुझे बताइए कि ये जो dx ओवर dt होता है वो एक्चुअल में क्या होती है, मेरी वेलोसिटी तो ही होती है। इधर मेरा क्या है एक्सेलरेशन, इधर मेरा क्या है वेलोसिटी। इस dx को मैं इधर ले आया पार्शियल, तो a dx इज इक्वल टू v आगे ले लिया, तो ये v dt हो गया। आई बात समझ में, दोनों साइड क्या ले लिया मैंने, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिया। जब बोथ साइड इंटीग्रेशन लूंगा तो ये मेरा इंटीग्रेट हो गया, तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी इंटीग्रेट हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अब लिमिट लगाना आसान लग रहा होगा। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल टू फाइनल, है ना, सिंपल। यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ तो सिंपल एक एक्स वेरिएबल आ जाएगा और एक्स नॉट से एक्स तुम्हारा लिमिट आ जाएगा। यहाँ पे आपका वेलोसिटी है विद वेलोसिटी, तो मैंने जैसे वहां पे किया था ना वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट u से v, तो ये आपका आ गया a x माइनस एक्स नोट, यहाँ आपका आ गया 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लिमिट रख रहा हूँ मैं यहाँ, v की रखा फिर u रखा बीच में माइनस। अब मैं इस 2 को इधर ले आया, जब 2 को इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा लिखने के लिए इसको इधर कर लिया और उसको उधर लिख लिया। तो यही तो आपका था इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आपका एक्स नोट टर्म क्या है ज़्यादा, एक्स नोट की वैल्यू को 0 रख दोगे तो वही आपकी ग्राफिकल मेथड में जो आपकी इक्वेशन आई थी वही हो जाती है। तो ये था आपका मेथड। इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा अल्टर किया। क्या, मुझे यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की टर्म चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसमें dx से मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो जब इससे मैं dx को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये dx ओवर dt एक्चुअली में होता क्या है, मेरा वेलोसिटी तो होता है, यहाँ पे मेरी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी हो गया। फिर क्या है, फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद में मैंने इंटीग्रेशन लिया और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में थर्ड इक्वेशन को डेराइव कर दिया। ठीक है, तो आसान बनाया ना, तो ये आसान बना दिया हूँ मैं, लेकिन एक बार दोनों अपने कॉपी पे जरूर करना, आंखें बंद करके दोनों मेथड से करना, ग्राफिकल से और इससे, और जो मैंने नोट लिखवाया उस पर थोड़ा ध्यान देना। ये जो इक्वेशंस है ये सारी आपकी कहीं पर भी वैलिड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो आपका सब जगह वैलिड है, लेकिन जो फर्स्ट मैंने जो आपको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस दिखाई थी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ कहाँ वैलिड है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, कुछ चीज बताने वाला हूँ, क्या है कुछ चीज। फ्री फॉल के बारे में आप सुने होंगे थोड़ा बहुत। फ्री फॉल क्या होता है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। फ्री फॉल, आराम से किसी भी चीज को छोड़ देना। तो फ्री फॉल क्या होता है, व्हेनेवर अ बॉडी इज रिलीज्ड
फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस की तरफ, टुवर्ड्स दी सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ हमने एक चीज को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया विदाउट एक्सर्टिंग एनी फोर्स, कोई भी फोर्स लगाए बिना। लेकिन अब वो जो बॉल नीचे आ रहा है या कुछ भी तुमने ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है तो उस पे हो सकता है वहां पे एयर का रेजिस्टेंस लगे, हवा के तो हवा रोके उसको, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेजिबल कर देते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उस पे एक ही फोर्स लगना चाहिए और वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज जैसे ये मार्कर है मैंने यहाँ से यहाँ छोड़ा तो ये नीचे क्यों आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। तो जब भी एक बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, जैसे कि मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है, फ्री फॉल होता है, ठीक है। बट ओनली व्हेन द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होना चाहिए वहां पे, केवल और केवल ग्रेविटेशनल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है और वहां पे आपका बॉडी जो मूव करती है उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। आई बात समझ में? डेफिनेशन मस्त तरीके से मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लेना वहां से, यहाँ मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, रिलीज, तो ये मेरा क्या है, अर्थ। यहाँ पे नेग्लिजिबल अदर फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के यहाँ पे सारे फोर्स को मैंने क्या कर दिया है, नेग्लिजिबल। तो ये तक किस तरह का ये मोशन हो जाएगा, फ्री फॉल, ठीक है। तो जब भी कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है तो वो एक्सीलरेट तो करेगा ही, वो नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड होगी, स्पीड चेंज भी होगी, ठीक है। तो जो भी स्पीड चेंज होती है तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं जी, और यही जी जो होता है आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन तो हो लेकिन किसकी वजह से हो, ग्रेविटी। यहाँ पे हमने कोई फोर्स वगैरह लगाया है क्या, नहीं लगाया ना। तो जब हम अपने प्लेन सरफेस पे चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं उस पे, इंजन होता है, इंजन फोर्स लगाता है तो हमारे टायर क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो जो एक्सेलरेशन आता है वो हमारा कैसा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो काफी कम होता है विद रेस्पेक्ट टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इस वजह से इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बोला, मैं बोला कि आपका जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज मच मच ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट। जिस हाइट से वो छोड़ा गया उस हाइट से क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी है, जो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसके साइड बड़े होने की वजह से वेरी करेगा लेकिन इतना वेरी नहीं करेगा, इसलिए हमको क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम कभी कभार इसको न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए पहले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मोर प्रिसाइजली क्या रहती है आपकी 9.8। तो आपको फ्री फॉल का कांसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो फ्री फॉल की डेफिनेशन बताई मैंने, उस पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, क्यों होता है, ये भी बताया मैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इस वजह से वो मूव करता है, और मूव करने की वजह से उसमें वेलोसिटी से चेंज आता है, और उसी वेलोसिटी को चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन वो एक्सेलरेशन हमने फोर्स से एक्सर्ट नहीं किया है, फोर्स लग रहा है वो कि ऑटोमेटिक फोर्स है, जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, जो कि क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? अब जो मैं मेन पॉइंट बोलने वाला था वो ये है, देखिए सुनिए। कुछ देर पहले मैंने जो इक्वेशन डिराइव करी थी, या लास्ट लेक्चर में जो मैंने इक्वेशन डिराइव करी थी ग्राफिकल मेथड की, वो मेरी इक्वेशंस क्या थी, वो मेरी इक्वेशंस केवल और केवल वैलिड थी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यहाँ पे अब अगर ध्यान से देखें, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। तो उन इक्वेशंस में अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दूं, जी से रिप्लेस कर दूं, तो सारी की सारी इक्वेशंस वैलिड होंगी किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। ठीक बात समझ में? ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब फ्री फॉल करा रहा हूँ। तो देखिए मैं इक्वेशन ऑफ क्या लिख रहा हूँ, मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल बॉडी। पहला मेरा क्या था, v इक्वल टू u प्लस 80,
मैं a को रिप्लेस कर दिया g से, तो ये मेरा हो गया v इक्वल टू यू प्लस जी टी फर्स्ट। सेकंड था मेरा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो मेरा डिस्टेंस था वो मेरा हाइट में चेंज हो गया, इसीलिए मैं x को रिप्लेस कर दिया h से, और ये मेरा यू टी प्लस हाफ a को रिप्लेस कर दिया जी टी से। थर्ड इक्वेशन में मेरा क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक, तो मैं इसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह g कर दिया और x की जगह h कर दिया। तो ये तीन इक्वेशंस आपकी न्यू बन जाती हैं फॉर अ फ्री फॉल बॉडी। आई बात समझ में? तो जब भी एक फ्री फॉल बॉडी होगा, अब ये तो आपका क्या हो गया, कहीं से भी आप किस तरीके से भी बॉडी को फेंके, फ्री फॉल तो मैं गलत ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये इक्वेशन मोशन आपके किसी भी बॉडी को जो अपने अर्थ की तरफ थ्रो किया या नीचे से ऊपर थ्रो किया, वो सब के लिए क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पे कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब वो कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, देखिए जब मैं कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव बाई एक्सिस। नीचे की तरफ जाता हूँ तो नेगेटिव बाई एक्सिस। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। अब आपको अगर नीचे से किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो आपका ग्रेविटी जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आपको फेंकेंगे तो जो ग्रेविटी होगी वो आपकी कैसी होगी, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये आपका नेगेटिव होगा फॉर डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे के लिए। और आपका यही जी जो होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव और अपवर्ड। ठीक है, तो याद करने का तरीका मैं बता दिया कैसे। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव बाई एक्सिस। ऊपर फेंकोगे पॉजिटिव, नीचे फेंकोगे नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेविटी को याद रखना। तो आप समझ में आया होगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये ग्रेविटी में कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं, इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं एक क्या करूंगा, एक न्यूमेरिकल लेता हूं, उस न्यूमेरिकल में मैं आपको ये करके दिखाता हूं। ठीक है, कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो ये जो फ्री फॉल होता है वो तो किसका एग्जांपल है आपका, एक यूनिफॉर्म मोशन का है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, आप खुद कंसीडर करिए कि मैंने ये मान लो यहाँ से छोड़ा, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ था, नहीं था ना। तो जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जितनी भी u की वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये सबको मैं जीरो ले लेता हूँ। ठीक, और जीरो ले रहा हूँ और ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड मूव करने की वजह से ग्रेविटी भी क्या हो जाती है आपकी, नेगेटिव हो जाती है। इस वजह से मैं वहां g की वैल्यू क्या लूंगा, माइनस लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको और बेटर लगेगा। मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको हवा से छोड़ दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या होगी, जीरो होगी, और वो ऐसे मूव करते हुए नीचे आएगा। अब यहाँ पे जब नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है नीचे की तरफ, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो माइनस होगा। जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, v = u + gt। अब इसमें मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया हमारा -gt। ग्रेविटी का ये मैंने नेगेटिव को कर दिया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा क्या होता है कि x या फिर h हाइट ले लिया है, तो h = ut + हाफ gt²। u की वैल्यू आपकी इनिशियली क्या हो गई है, 0, और g की वैल्यू नेगेटिव, तो ये 1 - vt² हो गया। थर्ड है आपका v² - u² = 2gh। ठीक है, जिसमें u की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये आ गया -2gh। इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है, इक्वेशन चेंज हो जाती है फॉर अ फ्री वॉल बॉडी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट है आपका ब्रेक का। ब्रेक का कॉन्सेप्ट बताता हूँ थोड़ा सा, क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन है। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कार में या किसी मोटरसाइकिल में, कोई भी व्हीकल में जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या आपकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है, ब्रेक लगाया तुरंत रुक गई, नहीं। वो गाड़ी क्या करती है, टाइम लेती है रुकने का। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, तो स्टॉपिंग टाइम या फिर हाँ स्टॉपिंग टाइम, तो कितना टाइम उसे लगा कि रुकने में। या फिर मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ कि अगर मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो मैं कितनी डिस्टेंस के बाद में रुकूंगा जाके। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें निकालना बड़ा ही मेन हो जाता है।
तो कभी भी कोई एक कार व्हीकल ऑटोमोबाइल डिजाइन किया जाता है तो स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस उसके जो ब्रेक्स होते हैं उनको देखा जाता है। ये बहुत जरूरी भी होता है, ठीक है, कि कोई गाड़ी का ब्रेक लगेगा तो वो कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम निकालना जरूरी होता है, और निकाला कैसे जाता है उसको मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैं ब्रेक को अप्लाई कर रहा हूँ तो कार को मैं स्लो कर रहा हूँ या फास्ट कर रहा हूँ? मैं कार को स्लो कर रहा हूँ, और जब मैं कार को स्लो करूंगा तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा? सोचिए थोड़ा सा। मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि मैं कार को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जब मैं कार को स्टॉप करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक अप्लाई। और जब मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो मेरा जो एक्सेलरेशन होता है वो घटता है, ना कि बढ़ता है। क्योंकि जब मैं एक्सेलरेशन बढ़ाता हूँ तो जब एक्सेलरेशन बढ़ाने की वजह से मेरी कार क्या करती है? ओवर तेज मूव करती है। एक्सेलरेशन कम करता हूँ, कार धीमी होती है। तो ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ जा रहा है? नेगेटिव में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो मुझे देखने को जो मिलता है वो क्या होता है? रिटार्डेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सीलरेशन, पहली चीज, ठीक है। तो ये अगर मेरी कार है और इसको मैं इधर मूव कर रहा हूँ, ब्रेक अप्लाई किया, मैं ब्रेक अप्लाई किया, तो ये क्या करेगी? यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी। उस डिस्टेंस को मैं बोला इसका ds। अब मुझे आप बताइए कि जो यहाँ पे जो कार पहले तो मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन ब्रेक अप्लाई होने के बाद फाइनली वो क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और जो इसका स्टॉपिंग टाइम होगा, मतलब यहाँ से लेके उसने यहाँ तक रुकने में कितना टाइम लिया, वो मैंने ले लिया t, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो आपका कैसा हो गया? नेगेटिव। ये सारी चीज लिख दी आपने, आई बात समझ में? तो आप देखो मैं इसमें कोई भी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज कि मुझे ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है ds जो कार के द्वारा हुआ, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको क्या बोलता है कि x इज इक्वल टू ut प्लस क्या होता है? हाफ at स्क्वायर। तो इस s की जगह मेरा क्या आ जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट d, स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट। ये ut की जगह क्या आ जाएगा? ut प्लस हाफ। अब a की जगह मेरा क्या है? रिटार्डेशन, तो माइनस at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरा ये आ जाएगा, तो ये स्टॉपिंग टाइम है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे से बोला गया कि आप इसमें वो निकाल के दिखाओ टाइम, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। कैसे कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल है, ये मेरा माइनस हो गया, माइनस का एक्सेलरेशन क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ये मेरा ts। तो ts इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा? u बाय, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो उसका स्टॉपिंग टाइम भी निकाल सकता हूँ, इस स्टॉपिंग टाइम को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा स्टॉपिंग क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। तो ये था आपका ब्रेक का कॉन्सेप्ट। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें ये मैं इसलिए समझाया था क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हमको देखने को मिलता है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि यहाँ पे एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो ये ध्यान रखना कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? जाके 0। क्योंकि कोई गाड़ी ब्रेक अप्लाई करोगे तो आखिर में फाइनली हुआ क्या? वो गाड़ी रुक गई और यहीं से नहीं कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी थी। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, आई होप, ठीक है। इसको आप नोट करिए। अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ रिएक्शन में। जैसे कभी भी कोई चीज करने के लिए हमें क्या लगता है? फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है। सपोज कि मैंने अपने दोस्त को बोला कि अचानक से मैं कोई चीज करूंगा और तुमको उस पर रिएक्शन करना है, तो वो रिएक्शन का क्या लगेगा? टाइम लगेगा। कैसे? देखिए, मैंने बोला कि ये मार्कर मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा और तुझे नीचे पकड़ना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूंगा तो वो मार्कर पकड़ेगा, तो वो मार्कर यहाँ पे भी पकड़ सकता है, वो मार्कर यहाँ पे भी पकड़ सकता है, यहाँ भी पकड़ सकता है, यहाँ भी पकड़ सकता है। तो ये कितना डिस्टेंस उसने लिया उस मार्कर को पकड़ने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? उसका फ्रैक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ। अगर एग्जैक्ट उसने यहाँ पकड़ लिया तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम और कम, नेग्लिजिबल। यहाँ पकड़ा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम ज्यादा। यहाँ पकड़ा आगे, तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम और ज्यादा। तो पकड़ाई में पकड़ नहीं पाया तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम मैक्सिमम। आई समझ में? तो ये एग्जांपल समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ये मार्कर वाला। तो ये मार्कर वाले एग्जांपल से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रेविटी वाले फॉर्मूला लगाइए और उसके थ्रू आप इस डिस्टेंस को नाप लीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा? रिएक्शन टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मैंने समझा दिया आपको, इसमें समझने ही लायक था और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ये सारी इक्वेशंस को यूज करना है जो मैंने ग्रेविटी की लिखवाई है, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी पे। रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी बड़ा ही अच्छा और
गुड कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से हमारे आगे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें रिलेटिव वेलोसिटी काफी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मैं आज आपको बड़े अच्छे से बताता हूँ। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने की हमें सबसे पहले जरूरत क्या पड़ी? रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग स्टडी इस वजह से करते हैं क्योंकि सम क्वेश्चन अराइज, कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे मैं एक बाइक से जा रहा था, मैं छोटा था, ठीक है, मैंने देखा कि जब मेरे पापा गाड़ी चला रहे, मैं पीछे बैठा हुआ था आराम से, बगल में एक और गाड़ी गुजरी, तो मैंने देखा कि गाड़ी की क्या रफ्तार है ना। वही मैं जब खड़ा हुआ था तो मैंने वही गाड़ी एक बार और निकलते हुए देखी, अलग रफ्तार दिखाई दी, स्पीड का डिफरेंस आ गया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी मुझे कुछ और पता चल रही थी, जब मैं जमीन पे खड़ा कुछ और पता चला। मैं कार के अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे ट्रेन का कुछ और वेलोसिटी दिख रहा है, मैं ट्रेन को एक और दूसरी ट्रेन से देख रहा हूँ, मुझे कुछ और वेलोसिटी। तो ये सारे के सारे जो फेनोमेना होते हैं ना, रिलेटिव फेनोमेना है, मतलब मैं खुद अपनी वेलोसिटी और दूसरे की वेलोसिटी से कंपेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी चल रहा हूँ, तुम भी चल रहे हो, तुम्हारा क्या वेलोसिटी होगा, मैं और तुम्हारा दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तब क्या होगा, तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा है मेरा कम है तब क्या होगा, तो मेरा ज्यादा है तुम्हारा कम है तब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें एक चीज पढ़ने की जरूरत है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो रीजन होता है वो क्या होता है, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का होता है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हम बोलते तो हैं और पढ़ते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसका देखते क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इसका मेन कॉज जो है वो क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से, सपोज मैंने टू बॉडीज ली, ठीक है, ये टू बॉडीज जो है उनका दोनों का एवरेज जो वेलोसिटी है वो आपका va एंड vb हो गया। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है या पोजीशन जो मान लो कुछ भी वाले डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 पे उसका है xa ऑफ 0 एंड xb ऑफ 0। ये आपका पीडीएफ में सब लिखा है इसीलिए मैं फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ। और जो आपका फाइनल जाके हुआ है डिस्प्लेसमेंट या फिर और कुछ डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका xa एंड xb, ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, एट टाइम किसी भी टाइम पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो जब ये दोनों वेलोसिटी के साथ में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं कि x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ a इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विद v ऑफ t। बताइए मैं यहाँ लिख सकता हूँ? अब देखिए ये आया कैसे, बहुत से लोगों के मन होगा कि ये इक्वेशन कहाँ से लिख दी रखी। तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डेल x ओवर डेल t, मतलब x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, ये होता है एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो मैं इसी को क्या बोल दूँ यहाँ पे a, तो ये मेरा v ऑफ a जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, x ऑफ t माइनस x ऑफ a 0 अपॉन में t माइनस 0। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले जाते ही कर दो x ऑफ a t माइनस x ऑफ a इक्वल टू 0, तो ये आ गया x ऑफ t इज इक्वल टू p ऑफ t प्लस x a ऑफ, ठीक है। इसलिए मैं ये इक्वेशन है, वैसे ही मैं सेकंड बॉडी के लिए भी लिख सकता हूँ, ये देखिए। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मुझे रिलेटिव स्टडी करनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट देख लेता हूँ, कोई एक बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, उन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट में देख लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट देखा मैं, क्या कैसे देखो, मैंने देखा a डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, मतलब x ऑफ a एंड b देखा मैं, तो मैं क्या करूंगा x ऑफ a t माइनस एक्स बी ऑफ टी, दोनों को क्या कर दिया मैं माइनस। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, x ऑफ 0 माइनस एक्स बी ऑफ 0। एक तो ये टर्म आएगा, दोनों इन दोनों को माइनस कर देंगे और t इन दोनों में से मैं कॉमन कर लूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, बी ए माइनस बी बी ऑफ टी। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों तो इनिशियली चीजें हैं, तो जो मेरा जो डिफरेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट मेरा अगर हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर वी ए माइनस वी बी पे।
तो ये थी अंदर की चीज, मतलब जो डिफरेंस जो आपका निकल रहा है, रिलेटिवल डिफरेंस, इसी को मैं बोलता हूँ रिलेटिवल, क्योंकि ये हम ए को देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू बी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसकी काउज है, क्या कारण है इसका, वी ए माइनस वी बी। तो ये जो है मेरा डिस्प्ले एक्स ए बी, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर वी ए माइनस वी बी पे, ठीक है। वैसे डायरेक्टली नहीं है, ये है क्या आपका लीनियरली प्रोपोर्शनल, लीनियरली प्रोपोर्शनल। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसके कॉज की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसी चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, वी ए माइनस वी बी। अब आपको समझ में आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वैसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी ऑफ ए, तो ये क्या होगा वी बी माइनस वी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब ए की तुलना में बी की वेलोसिटी क्या है, या बी की तुलना में ए की वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताया कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये चीज लिख दिया होगी, नहीं रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये रीजन क्या है, ये क्या कॉज, ये मतलब आता क्यों है, कैसे निकाल पा रहे हैं कि वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से ये चीज आती है, मेनली है क्या डिस्प्लेसमेंट। हम कंपेयर तो कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहां से हमें मिल क्या रहा है कि मेन कॉज क्या है उस डिस्प्लेसमेंट का, रिलेटिव वेलोसिटी। और में आया, तो ये होता है फील फैक्टर, फील करते हैं हम चीजों को अंदर समझ में जब आती है। तो ये था वी बी माइनस वी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से हमें डिस्प्लेसमेंट से रिलेटिव वेलोसिटी मिलता है। तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी। तो आई होप कि समझ में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि इन रिलेटिव वेलोसिटीज के केसेस बताता हूँ कि क्या क्या हमारी रिलेटिव वेलोसिटी और आ सकती है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट करिए, मैं वो आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। तीन ग्राफ बनाने वाला हूँ, तीन ग्राफ से तीनों केसेस समझाता हूँ, ठीक है। इक्वली में आप एक केस ही मान लीजिए, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। आप भी बनाते रहिए ये सब ग्राफ, ठीक है। ठीक, देखिए ध्यान से। तो जो फर्स्ट केस है, मैंने बोला कि ये जो है आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। और ये जो है आपका पोजीशन और टाइम ग्राफ है, तीनों पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जो इसका स्लोप होगा वो क्या देगा, आपका वेलोसिटी देगा, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में आपको ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी, अब इसका ग्राफ अगर ध्यान से देखें तो ये आपको क्या है, इंक्रीजिंग है। तो जो इसका स्लोप होगा, वो मेरा स्लोप कैसा हो गया, इसका पॉजिटिव हुआ, इसका भी ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। तो जो इसका भी स्लोप हुआ वो भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये सब मैं आपको पढ़ाया हूँ, पोजीशन और टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का स्लोप, ठीक है। तो जब इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट ए है, जो ऑब्जेक्ट बी है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वी बी, वो भी पॉजिटिव होगी। इसका जो वेलोसिटी होगा वी ए, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब वी ए एंड वी बी जो है बोथ आर पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब तो ये पॉजिटिव हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस रीजन की बात। तो इस रीजन में आप ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट ए की जो लाइन है वो क्या है, ऊपर है, और ऑब्जेक्ट बी की लाइन जो है वो क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे मेरा इस केस में जो मेरा वी ए है वो ग्रेटर है किससे, बी बी से। अब मैं कहता हूँ कि आप इस एरिया को देखिए। तो जब आप इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे मेरा लाइन किसका ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट बी का, यहाँ लाइन किसका जा रहा है, नीचे, ऑब्जेक्ट ए का। तो मतलब जो मेरा वी बी है वो मेरा ग्रेटर है किससे, बी ए से।
लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पे जो है वो आपका वी ए इज इक्वल टू क्या है, पीवी। मतलब ये हुआ कि मैं भी एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा दोस्त भी दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सॉरी, दोनों जा रहे हैं इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। तो जब दोनों इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जाएंगे तो भले ही में ये स्लो चल रहा है, एक फास्ट चल रहा है, पहले हो सकता है कि आगे जाते 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 हम दोनों मिले और फिर वो फास्ट हो जाए और मैं स्लो हो जाऊं। मैं पहले इंक्रीजिंग था, वो स्लो था, जाते जाते मिले, वो फास्ट हो गया, मैं स्लो हो गया। ये वही तो केस है ना। तो जब मैं इस टाइम पे जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा a विद रेस्पेक्ट टू b, मतलब va माइनस vb निकालूंगा, तो मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहीं पे अगर मैं va निकालूंगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, तो ये मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव इस केस में। लेकिन मैं इस केस में निकालूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जब मैं निकालूंगा a विद रिस्पेक्ट टू, मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगा, मैन तो ये बात है ना, यहाँ पे जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी v और v है, तो यहाँ पे चाहे va भी निकालना चाहे va भी निकालना, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्योंकि यहाँ पे दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, सेम पोजीशन पे हैं, तो वो जब एक दूसरे को देखेंगे तो वो दिखेंगे ही नहीं चलते हुए, और नहीं बात, तो ये होता है सीन। ठीक, अब जैसा कि आप ये समझ लीजिए, एक बस में सारी सवारियां बैठी, तुम्हारा दोस्त भी बैठा है, तो तुम अपने दोस्त को देख रहे हो, दोस्त तुम्हें देख रहा है, तो क्या दोनों चलते हुए दिखोगे, नहीं दिखोगे ना। लेकिन अगर बाहर से कोई तीसरा दोस्त तुम दोनों को देख रहा है, तो वो चलते हुए दिखेंगे तुम दोनों। क्यों, क्योंकि तुम बस के अंदर बैठे हो, बस के बाहर से कोई आदमी तुम्हें देख रहा है, रिलेटेबल है, समझ में आएगा। तो ये केस है। थर्ड केस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैसा है, सेम। और जब सेम डिस्टेंस है, मतलब क्या हुआ कि इसका और इसका, इन दोनों के बीच का सेम डिस्टेंस होने का मतलब क्या है कि जो पोजीशन है या फिर पोजीशन का गैप जो है वो कैसा है, सेम। और जब ये सेम होता है तो जो वेलोसिटी होती है दोनों की कैसी होती है, इक्वल। और जब वेलोसिटी ही इक्वल होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो तो कितनी आएगी, जीरो। चाहे a रेस्पेक्ट टू b निकालो और चाहे b रेस्पेक्ट टू a। तो जब p इन दोनों के बीच का कांस्टेंट डिस्टेंस होता है तो वो हमारा हमेशा कैसी बनती है, दो पैरेलल लाइन बनती है, माना पोजीशन टाइम ग्राफ, और उसका मतलब है कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कैसी है, ठीक है। अब ये थर्ड में मैंने देखो क्या किया है, यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी। लेकिन यहाँ पे एक तुम्हारा पॉजिटिव है, एक तुम्हारा नेगेटिव है। अगर मैं इसको मान लूं ऑब्जेक्ट बी और इसको मैं मान लूं ऑब्जेक्ट ए, तो ये देखो ऑब्जेक्ट ए का जो स्लोप है वो कैसा है, डाउनवर्ड। तो जो इसका वेलोसिटी ऑफ ए होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगी नहीं होगी, क्योंकि स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि जो इसका स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं यही बताना चाह रहा था यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा मानेंगे आप कि इसका वेलोसिटी तो कम होता जा रहा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका वेलोसिटी कम होता जा रहा है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम पे तो मिलेंगे, लेकिन ये फिर ये और स्लो है, लेकिन ये और फास्ट है, दूर हो जाएंगे। केस ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही मूव कर रहे थे, पॉजिटिव में बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों घट रहा है, एक बढ़ रहा है, ठीक है। जो ये की वैल्यू है वो कैसी है आपकी, नेगेटिव है, और वीवी की वैल्यू है जो कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसमें भी आपको एक जगह ऐसी मिलेगी पोजीशन एक्स नोड, जहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो कई बार तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि वो पॉइंट निकालिए जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, या वो टाइम निकालिए जहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। वैसे इसमें एक पूछ सकता है कि वो पॉइंट निकालिए जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, वो टाइम निकालिए जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी वेलोसिटी दोनों की सेम है तो वो कहीं पे भी दोनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे नहीं। मिल सकते हैं क्या, हो नहीं सकता। ये लाइन अगर मैं इस पे लाइन कर दूंगा तो नहीं है, पर मिले हुए, ठीक है। तो ये वी ए माइनस वी वी, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि वी ए वी क्या होगा, तो वी ए माइनस वी वी। तो इसका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके उस तरीके से आप इसका साइन बता सकते हैं। यहाँ से वी वी ए भी निकाल सकते हैं वी वी माइनस, ठीक है। तो अब मैं छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, क्या है, मैं थोड़ा सा बताया नहीं पहले। जो वी ए वी होता है वो क्या होता है एक्चुअली,
वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए क्या होता है एक्चुअली, वी बी माइनस वी ए। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, वी बी माइनस वी ए, और यही तो मेरा होता है बी बी ए। तो वी ए बी एक्चुअली किसके बराबर है मेरा, माइनस वी ए। तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने ऑरिजिन बताया कि किस कॉन्सेप्ट से आया, मैंने 3 उसके केसेस बताए कि 3 क्या क्या केस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। अब इसका जो बचा है वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। तो न्यूमेरिकल पार्ट का मैं एक अलग लेक्चर लूंगा, सारे सब्जेक्ट्स का मैं न्यूमेरिकल पार्ट का एक अलग लेक्चर लूंगा, इस वजह से मैं इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, और उससे पहले अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम में विजिट पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के साथ में, और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहें। ओके, धन्यवाद।